ओके बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कूलम्ब्स लॉ किस तरीके से काम करता है, कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने पढ़ाई करी थी। उससे रिलेटेड हमने एक आधा क्वेश्चन सोल्व किया। उसके बावजूद फिर हमने सिंपल सी कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशंस को यूज किया था। किस तरीके से हम जैसे एफ डे डिस्टेंस पे किस तरीके से मेजर इफेक्ट करता है कूलम्ब फोर्स, या डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कूलम्ब फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर डिस्टेंस को कम करेंगे तो कूलम्ब फोर्स पर कितना इफेक्ट आएगा। इस तरीके के कुछ रेशियो वाले सवाल हमने सोल्व किए। आज हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स के नियम पर या कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेसिस कंपटीशन बेसिस के क्वेश्चन कुछ अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बेसिकली होने क्या वाला है, आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम बात करने हैं न्यूमेरिकल सम की। ठीक है, तो जो बच्चे सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस लेक्चर को ड्रॉप करके अगले लेक्चर पर भी जा सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है वो इस लेक्चर को ड्रॉप ना करो यार। चलो ठीक है, बात करते हैं। नेक्स्ट एक कंसेप्ट और लेके था बच्चों, वो है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स कूलम्ब्स लॉ के बीच में एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया था, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ये क्या है भाई, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस? अर्थात कहने का मतलब ये कि सपोज, सुन बात को सुन, एक चार्ज ये है, इसका नाम Q1, और दूसरा चार्ज ये है, इसका नाम Q2। ये एक नाइन नहीं है बेटा, ये Q है, Q, ये Q। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आपको अच्छे से पता है कि ये 1:2 पर फोर्स लगा रहा है। सो अभी मान लो दोनों सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 1 तो ये 2 इस 1 पर भी फोर्स लगा रहा है, ये 2 इस 1 पर फोर्स लगा रहा है, F12 इसे मैंने बोला, और ये 1 इस 2 पर इस तरीके से फोर्स लगा रहा है, F21 जिसे मैंने बोला। ठीक है, कुल मिला कि ये वाला चार्ज Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है। सर यहाँ तक की कहानी मेरे को क्लियर है? कैसे क्लियर है? ये सब तो अभी तक हम पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब फिलहाल Q2 पर लगने वाले फोर्स को मैं भूल जाता हूं। अब फिलहाल Q2 पर लगने वाले फोर्स को मैं भूल जाता हूं। मुझे बात क्या करनी है, Q1 पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। सुनो बात को, Q1 पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है Q2 के कारण, कितना लग रहा है? या फिर ऐसा बोल दूं कि आप तो कुछ मत बताओ, ये Q1 चार्ज उठाओ और इस Q1 चार्ज पर मान लो F1 फोर्स लग रहा है, तो इस नेट फोर्स किसके इक्वल होगा? सर नेट फोर्स इसके इक्वल होगा, F12 के इक्वल, इसके इक्वल होगा, F12 के इक्वल होगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या कि इस Q1 फोर्स पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ये जो Q2 फोर्स है वो जितना फोर्स लगा रहा है वो इसका टोटल फोर्स है। अब सुनो क्यों, अरे भाई दो ही तो चार्ज है, कितने चार्ज है टोटल? दो ही चार्ज है। आपने एक चार्ज पर पूछ लिया तो जो टोटल फोर्स है वो क्या होगा, दूसरे चार्ज के लगाए दो फोर्स होगा। अब सुन बात को, मान ले यहां पे एक चार्ज और लेके आया मैं Q3, एक चार्ज और लेके आया Q3। अब बताओ जरा कि इस Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है? अब बताओ जरा कि इस Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है? तो देखो Q1 पर ये Q12 भी लगा रही है, ये तो पहले लगा रहा था, अब ये Q13 भी आ गया तो ये भी फोर्स लगाएगी, तो ये वाला कौन सा फोर्स होगा, F13। तो अब इस पर कितना फोर्स हो गया, F13 लगा, यानी कि अब इस Q1 पर नेट फोर्स कितना हो गया, इस 3 के कारण लगने वाला फोर्स और इस 2 चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स। सुन ले बात को, पहले इस आवेश पर कितने इस चार्ज पर कितने फोर्स लग रहे थे, ओनली 1। कौन सा, जो 2 वाला चार्ज लग रहा था। ठीक है, बिल्कुल ठीक था, क्लियर सी बात। जैसे ही तीसरा चार्ज लेके आया कि ये तीसरा चार्ज भी पहले चार्ज पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। अब इस चार्ज पर कितने फोर्स लग रहे हैं सर, दो। कौन कौन सा, एक तो ये 3 वाला और एक ये 2 वाला, यानी कि ये दोनों फोर्सेस इस चार्ज पर लग रहे हैं। आई बात क्लियर समझ में? बिल्कुल आ गई सर, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो आप। अब देखो बात को, अब सुनना बात को, क्या मुझे एक बात बताओ, क्या इस 1-2 फोर्स पर, इस 1-2 फोर्स पर क्या इस 3 वाले चार्ज का कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या इस 3 वाले चार्ज का कोई इफेक्ट पड़ेगा? सुनना बात को, मान लो ये जो Q2 है, ये Q2 चार्ज पहले
जब Q3 नहीं था, जब Q3 नहीं था तब ये जो Q2 चार्ज है इस पर कितना लगा रहा था फोर्स, F12 इज इक्वल टू 10 न्यूटन का या 10 कूलम का, सॉरी बावला है गया, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। कितना लगा रहा था, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ बच्चों, मैं जैसे ही इस Q3 को लेके आया, अब जैसे ही मैं इस Q3 को लेके आया तो ये Q3 इस Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा है, 15 न्यूटन का। कितना लगा रहा है, 15 न्यूटन का। तो अब मुझे बताओ कि जब से ये Q3 आया, क्या ये Q2 चेंज, ये Q2 के लगने वाला फोर्स चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। कहने का मतलब ये कि किसी तीसरे चार्ज के आने से इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा। इन दोनों का जो ये पवित्र रिश्ता है, ये जो इन दोनों का चार्ज का पवित्र रिश्ता है, ये पवित्र ही रहेगा, किसी तीसरे के आने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस चार्ज पर नेट फोर्स जरूर चेंज हो जाएगा यार। इस पूरे चार्ज पर नेट फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा। देख पहले नेट फोर्स कितना था, 10 न्यूटन, क्यों, एक ही चार्ज था तो 10 न्यूटन। अब कितना हो गए, 2। तो अब नेट फोर्स कितना होना चाहिए, अब नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25 न्यूटन, इज इक्वल टू 25 न्यूटन, ये होना चाहिए नेट फोर्स। देख पहले नेट फोर्स था ओनली 10 न्यूटन, जैसे तीसरा वाला आया 15 भी ऐड कर लिया। सो ये क्या है, ये नेट फोर्स है। ये क्या है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1। बट क्या Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स में कोई चेंज आया, नहीं आया। इन दोनों के बीच में संबंध वही रहा पुराने जैसा। लेकिन Q3 आया तो Q3 भी ऐड हो गया, Q3 भी क्या हो गया, ऐड हो गया, और एक नई फैमिली बन गई, और एक नई फैमिली बन गई। बहुत बढ़िया। इसका मतलब सुपरपोजिशन कहना क्या जाता है कि किसी भी चार्ज पर, मान लो किसी सिस्टम में n चार्ज है, Q1, ये Q में लिखना सीखना पड़ेगा बच्चों, Q2, Q3 डैश Qn, कितने चार्ज हैं, Qn चार्ज हैं। तो किसी एक चार्ज पर लगने वाला बल या लगने वाला फोर्स है ना, मान लो Q1 पर लगने वाला फोर्स F1 जो है वो उन सभी चार्ज पर, सभी चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है। किसके, वेक्टर सम के। अब सर ये वेक्टर सम, अब ये तो तेरे को पढ़ना पड़ेगा भाई, अब ये तो तेरे को पढ़ना पड़ेगा। वापस से वेक्टर वेक्टर आ गया क्या, बिल्कुल आ गया सर, ये तो पाप हो गया, बिल्कुल पाप है। अच्छा सुन, इस वीडियो के आई बटन पे दिख रहा है तेरे को, इस आई बटन पे टिक कर, वहां पर तेरे को वेक्टर वाला चैप्टर दिखाई देगा, उस पे जा, वहां पे वेक्टर सीख, वापस इस वीडियो पे आ, फिर इस वीडियो पे जाके इस वेक्टर सम को सोल्व कर। सर ये तो बहुत पाप हो गया, वापस 11th पढ़वा रहे हो आप भाई, पढ़नी पड़ेगी भाई 11th पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना 11th के 12th नहीं है। इस पूरे वेक्टर, पूरे सॉरी चैप्टर में वेक्टर आएगी, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब सपोज मान लो एक एग्जांपल, जैसे वाला एग्जांपल लिया मैंने, ये Q1, ये Q2, ये Q3 और एक ये Q4। एक एग्जांपल के लिए बना लेते हैं सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। आओ भाई, अब इस Q1 पर कितने चार्ज लग रहे हैं ये सीख लेना बच्चों, ये भी आगे वाले आने वाले एग्जांपल में बहुत काम आने वाली चीज है, देख लेना। अब सुनो बात को, इस Q1 पर कितने फोर्स लग रहे हैं सर, इस Q3 के कारण इधर लग रहा है F1 पर 3 के द्वारा फोर्स, ओके। ये कौन सा लग रहा है, F1 पर 2 के द्वारा फोर्स। ये Q4 भी कहीं इधर इस तरह से लगा रहा होगा, F1 पर 4 के द्वारा फोर्स। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, 3, कौन सॉरी 3 का सम, F नेट यानी कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर। आ गया क्या, अगर इन सब का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, वैल्यू दी हुई तो वैल्यू पुट करके इसका आंसर आराम से फाइंड आउट कर सकते थे। आई बात समझ में, छापो। कुल मिला के जो नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इस स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है।
अगर ये मैं Q2 पर लिखता होता, Q2 पर Q3 भी लगाता, Q4 भी लगाता, क्या Q1 भी लगाता? अरे भाई क्यों नहीं लगाएगा? क्यों नहीं लगाएगा? इसमें थोड़ी कुछ उधार लिया हुआ है, Q1 भी लगाएगा, ठीक है। इसी तरह Q4 पर भी ये तीनों फोर्स चार्ज जो है फोर्स लगाते, Q3 पर भी Q1 Q2 Q4 ये तीनों चार्ज आपस में फोर्स लगाते। सुपरपोजिशन फोर्स कंसेप्ट कॉपी करो फटाफट। एक चीज और सीख ले, आजा एक नई चीज सिखा दूं। आओ तुम्हें चांद के उस पार लेके जाता हूँ। वाह वाह सर वाह वाह। आप सुन बात को, अगर मैं कहूँ, क्योंकि देखो बच्चों इस वाले पैटर्न के जो सवाल करेंगे हम, जैसे हम डायग्राम बेसिस पे सवाल करेंगे, फिगर बेसिस पे, जैसे फिगर नहीं, वो वाला नहीं, एक ट्रायंगल वाला है ना, स्क्वायर वाला, मेरे बच्चे सबसे अच्छे, ठीक है। तो वो जो सवाल सोल्व करेंगे, वो न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करने वाले हैं, तो उनमें हमें मोस्टली क्वेश्चंस को क्या करना है बच्चों, ड्राइंग करके ही सोल्व करना है। तो सपोज इस तरीके से एक एफ वेक्टर है और इस तरीके से एक और F2 वेक्टर, ये F1 वेक्टर है, एक F1, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं। कितने एंगल पे हैं? थीटा एंगल पे। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये इसे हम बोलेंगे यहाँ पर F नेट बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे? F नेट। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये वापस से वेक्टर का सवाल है, वहां पे A वेक्टर B वेक्टर लिया गया था, यहाँ पे ओनली F1 F2 लिया गया है। F1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, डायरेक्टली लिख देता हूँ यार, ऐसे लिखना बहुत कंफ्यूजिंग होता है, F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा, ये उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। कॉपी कर लो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऐसे लिख लेना यहाँ पे, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, ये वाला भी कॉन्सेप्ट कॉपी कर लो, कड़ाकट करो। ओके बच्चों, अब जो है हम करने वाले हैं धीरे धीरे उनकी कूलम्ब्स लॉ के ऊपर सिंपल से प्रॉब्लम्स, कुछ हम एडवांस के लेवल पर भी जाएंगे बच्चों। इस जो कूलम्ब्स लॉ है, इस पर काफी मतलब 2-3 या 4 पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मली, ठीक है। उन पैटर्न्स को ही हम फॉलो करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर पैटर्न सिखा देता हूँ और आप जो है उस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आपको अगर डीपीपी वगैरह चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब बात करते हैं किसी न्यूमेरिकल्स की। किसकी? न्यूमेरिकल्स की। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में अपने को क्या सोल्व करना सीखना है? न्यूमेरिकल्स। बहुत हार्ड चैप्टर है? बिल्कुल सिंपल चैप्टर है सर, आप पढ़ाओगे तो। अच्छा चलो ठीक, बच्चों सुनो, ये इस तरीके से ये गोला है, क्या है? गोला है, और यहाँ पे चार्ज है Q1। कितना चार्ज है? Q1, ठीक है। इसी को सेंटर मानते हुए एक और गोला है, यहाँ पे चार्ज है Q2। क्या है? Q2। फिर इसी को सेंटर मानते हुए एक और गोला है, और यहाँ पे चार्ज है Q3। यानी कि 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और तीनों पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? Q1 Q2 और Q3। सपोज पहले की डिस्टेंस रेडियस है R, दूसरे की PR 2R और तीसरे की 3R, तीसरे की 3R। आई बात समझ में नहीं है? अरे भाई, एक कॉन्सेंट्रिक जो सबसे छोटे वाला सर्कल है उसकी R है, दूसरे की 2R है और तीसरे की 3R है। ये सब क्या है? ये सब है आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल। भाई शेप पे मत जाओ, ठीक है, इसकी फिगर पर नहीं जाना, इसका फिगर बहुत खराब बनाया है मैंने। अच्छा चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि ये जो सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q1 Q2 एंड Q3, ये किस रेशियो में है? वो आपको रेशियो बताना है, वैल्यू नहीं बतानी है, ओनली वैल्यू तो फाइंड आउट कर भी नहीं सकते। तो आपको क्या बताना है? ओनली इसका रेशियो बताना है। Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 क्या होगा? आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं अप्लाई करना है, सिंपल पहले इस वाले जो सबसे इंटरनल सर्कल है इसके लिए कूलम्ब्स फोर्स अप्लाई करो, सेकंड वाले के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रूल यूज करो, थर्ड वाले के लिए भी F kV1 Q2 अपन स्क्वायर वाला रूल फॉलो करो, सोल्व करो भाई।
अच्छा इसमें एक बात रुको, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सरफेस डेंसिटी है या सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको मैंने सिग्मा से लिखा है, अरे ये पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला लेक्चर, जाओ और जाकर देखो वहां जाओ और वहां जाओ। और इसने क्या कहा? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल, हिंदी में बोलूं तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3। किसकी माँ? इसकी माँ सिग्मा। ठीक है, चलो भाई आपको चार्ज डेंसिटी का रेशियो इक्वल दे दिया। ये चार्ज डेंसिटी कहाँ पढ़ाई थी सर आपने? सबसे फर्स्ट लेक्चर में जा, वहां जाके देख चार्ज डेंसिटी क्या चीज होती है। अच्छा चलो ठीक है, अब सोल्व करो। हुआ? नहीं हुआ सर, इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा? अभी तो शुरुआत है, ले आ देख खेल मैदान में। अच्छा सिग्मा इज इक्वल टू क्या? चार्ज अपॉन एरिया। क्या ये तू देख के आया है सर? अभी अभी देखा है क्या? सही लिख रहा हूँ? बिल्कुल सही लिख रहे हो सर, कोई गलती तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सिग्मा 1 निकालता हूँ बच्चन, सुनना बात को, क्या निकालता हूँ मैं? सिग्मा 1। सिग्मा 1 के लिए चार्ज कितना है? सिग्मा 1 बेटे इसके लिए निकालो, इंटरनल सर के लिए। बिल्कुल सर सही जा रहा हो। सिग्मा 1 इज इक्वल टू Q1। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा इसकी रेडियस और इसका एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया, सरफेस पर है वो चार्ज, कहाँ है? ये यहाँ पे बैठा हुआ। कहाँ बैठा हुआ? सरफेस पर। इसकी छाती पर मोम डल रहा है। क्या कर रहा है? इसकी छाती पे मोम डल रहा है। अच्छा इसका एरिया निकाल जरा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या ये सरफेस एरिया है? क्या स्क्वायर का एरिया है? बिल्कुल सही है सर, जा रहा हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, आपने बोला मैंने माना सिग्मा 2। अच्छा Q2 लिखूं या लिखूं क्या खत में तुझे, या Q1 प्लस Q2 लिखूं? अरे देख 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 देख, इसकी सरफेस पर ये Q2 चार्ज तो है ही से, इसकी सरफेस पर ये Q2 चार्ज तो पहले ही है, दिख रहा है। लेकिन Q2 के साथ में ये Q1 भी तो है, Q2 के साथ में Q1 भी तो है। तो टोटल चार्ज कितना है इस सरफेस पर? इस सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 कितना है? Q1 प्लस Q2। आई बात समझ में? तो टोटल चार्ज Q1 Q2 नहीं है, Q1 प्लस Q2 है। आया बात समझ में? आई सर, समझ में आई, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। अच्छी चल ले भाई खिपचे में 4 पाई। अच्छा R लिखूं ये 2R लिखूं? देख R लिखूं ये 2R लिखूं, ऐसे 2R ओके, ये देख 2R का स्क्वायर। इसको और अच्छे से इज्जत से लिखता हूं, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, ये 2R बन के क्या बन गया? 4R का स्क्वायर, और 4 बाहर आके 4 से मल्टीप्लाई हो। सर आप, हम बच्चे थोड़ी इतनी कैलकुलेशन भी बता सकते, क्या करूं यार, आगे सोच के 16 पाई R स्क्वायर। चलो ठीक है, जरा सिग्मा 3 निकालो, इसकी माँ का उसकी माँ का सिग्मा का क्या निकालना है? सिग्मा का निकालना है। चलो आओ भाई। अच्छा चलो, सिग्मा के लिए सरफेस ये बिल्कुल यही है सर, आप सही जा रहे हो बिल्कुल। अच्छे टोटल क्या होता है? Q3 लूं या Q3 प्लस Q2 लूं या Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 लूं? बिल्कुल सही सर, टोटल चार्ज कितना है? Q3 प्लस Q2 प्लस Q1। क्यों? अरे भाई Q3 यहाँ तक का, Q2 यहाँ तक का, Q1 यहाँ तक का, तो इस पूरी सरफेस पर कितना चार्ज होगा? Q1 का भी इफेक्ट होगा, Q2 का भी इफेक्ट होगा और Q3 का भी इफेक्ट होगा। तो टोटल चार्ज कितना आएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके 4 पाई। अच्छा R स्क्वायर की सर 3R स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है सेंटर से? 3R, कितना आएगा? 3R स्क्वायर। इसको और इज्जत से सोल्व किया जाए तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू, ये 4 पाई और ये 3R स्क्वायर कितना बन गया? ऐसे लिखना था, ऐसे लिखना था 9R स्क्वायर, और 9 4 मल्टीप्लाई होते हैं 36 पाई R स्क्वायर। अच्छा अब वो क्वेश्चन में क्या बोला? वो ये बोला कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 है, ये आपस में क्या है? इक्वल है। क्या है आपस में?
इक्वल है तो चलो आओ इसको आपस में मैं इक्वल पुट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा पुट करना पड़ेगा, यहाँ करूँ यहाँ करूँ यहाँ कर देता हूँ। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3। ओके, Q1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 16 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 36 पाई r स्क्वायर। यहाँ से क्या कट कर हो रहा है? 4 पाई r स्क्वायर कट हो रहा है। क्या कट कर हो रहा है यहाँ से? 4 पाई r स्क्वायर यहाँ से कट हो गया। 4 पाई r स्क्वायर कट हो गया तो यहाँ क्या बचा? Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यहाँ क्या बचा? 4 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहाँ क्या बच गया? 9। यहाँ क्या बच गया? 9। इसको सोल्व आउट करो। अरे मैं थोड़ा सा यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं मिटा के और नीचे लिख देता हूँ। इसको मैं मिटा के नीचे लिख देता हूँ। सिग्मा 3 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 36, कितना? 36 पाई r स्क्वायर। अच्छा अब ठीक है, क्या आप सही है? बिल्कुल सही है सर, अब ठीक है। अच्छा करो इसको, पहले इस वाली इक्वेशन को सोल्व करो बच्चों। इसको इन दोनों को सोल्व करो, फिर इन दोनों की वैल्यू निकाल के इस तरीके से रेशियो में पुट करना है। आराम का मामला है। Q1 इज इक्वल टू या 4Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, इसको बोलो इस वाली इक्वेशन को बनाया क्या? 4Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, ठीक है। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या है? 4Q1, यहाँ रख दो। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या है? 4Q1। और Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 9। ऐसे लिख दो, बिल्कुल लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस Q1 और Q2 की वैल्यू के जगह क्या रख दूँ? 4Q1। यहाँ Q1 ये 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 9Q1 इज इक्वल टू इन दोनों की जगह क्या रख दिया? कहाँ गया ये? 4Q1 प्लस Q3। सो इसको सोल्व करो ना। सो 5Q1 इज इक्वल टू Q3। 5Q1 इज इक्वल टू Q3। अच्छा Q1 अपॉन Q3 का रेशियो निकालो तो कितना है? 5। कितना आया? 5 आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। अच्छा यहाँ से Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसको सोल्व कर, ये Q1 इधर जाके क्या बनेगा? 3Q1 इज इक्वल टू Q2। 3Q1 इज इक्वल टू Q2। क्या यहाँ से ये लिखा मैंने, वापस से लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना। 3Q1 इज इक्वल टू Q2, तो क्या Q1 अपॉन Q2 आ गया? Q1 अपॉन, सॉरी बच्चों, ये लिखेंगे 1 अपॉन 5 और इसे लिखेंगे 1 अपॉन 3। आई बात समझ में? सो Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 कितना आया? 1 रेशियो 3 रेशियो 5। Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 कितना आएगा? 1 रेशियो 3 रेशियो। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, कॉपी कर लेना है यहाँ पहले। कितना आएगा? Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 1 रेशियो 3 रेशियो 5। इन दोनों टर्मिनोलॉजी को सोल्व करने के बाद, इन दोनों टर्मिनोलॉजी को सोल्व करने के बाद, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। कॉपी करो। आओ बच्चों, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। सर एक और क्वेश्चन, बिल्कुल एक और क्वेश्चन। आ जा तू, तुझे चांद के पर लेके चलूं। सर अच्छा सुनो बच्चों, क्या आपने एक बात सुनी है? क्या क्या पेंडुलम वाला सवाल किए हैं? बिल्कुल किए हैं सर। आओ जरा उसी पर मैं लेके चलता हूँ। सुन बात को, एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर उसे एक गोला बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है? एक गोला। लगा 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 रे। अच्छा चलो ठीक है, भावनाओं में नहीं। अच्छा, और इधर एक और स्ट्रिंग है, उस पर भी इस तरीके से एक और गोला लगा हुआ है। दोनों धातु के गोले हैं। दोनों क्या हैं? धातु के गोले हैं।
और इन दोनों गोलों पर जो आवेश है वो कितना है, 10 माइक्रोकूलम का है। इस पर भी आवेश सेम है और इस पर भी आवेश सेम है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मान लो कि ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 मीटर की है। कितनी है, 1 मीटर की। अच्छा एक राज की बात और बताओ कि ये जो स्ट्रिंग है बच्चों, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ भी कितनी है, 1 मीटर। ये जो स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग, इन दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ भी कितनी है, 1 मीटर। कितनी है, 1 मीटर। अरे सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। बिल्कुल बन गया। यानी कि यहाँ का एंगल भी कितना, 60 डिग्री, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल भी कितना होगा, ये जो तीनों एंगल बनेंगे ये कितने होंगे, 60 डिग्री। अब मुद्दे की बात सुनो, पहले फोटो बना लो फटाफट। बना लिया, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, अच्छा ये इस तरीके से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो क्या यहाँ पर तनाव उत्पन्न होगा, टेंशन डेवलप होगी? बिल्कुल टेंशन आएगी। तो वो आपको वो टेंशन बिना टेंशन के फाइंड आउट करनी है। वो टेंशन आपको बिना टेंशन के फाइंड आउट करनी है। ठीक है, करो एक बार ट्राई करो। कंपोनेंट लेना आना चाहिए, बस इतनी बात है। कंपोनेंट लेना आता है तो ये सवाल इजीली हो जाएगा। ठीक है, करो भाई। हो गया? नहीं हुआ तो चलो जी। अब जब मैं इसको भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास ये सिस्टम पेंडुलम सिस्टम है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे सिस्टम को उठा के इस तरफ साइड में लेता हूँ। देखो ए चल साइड में चल, खोपचे में चल, खोपचे में चल, ओके खोपचे में चल गया। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है? बिल्कुल है सर। क्या यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर भी एक चार्ज है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूं सर, मुझे क्या है, तो मैंने इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से डिस्टेंस या पूरी एक लाइन से मिला देते हैं। मिला दिया। इस पर भी 10 माइक्रोकूलम चार्ज था, बिल्कुल यही था सर। इस पर भी 10 माइक्रोकूलम चार्ज था, बिल्कुल यही था। क्या यहाँ पर चार्ज है? नहीं है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। खैर कोई बात नहीं। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। कैसे पता चला? ये भी 1 मीटर की स्ट्रिंग थी ये देख, और ये वाली भी 1 मीटर की स्ट्रिंग है ये वाली। और इन दोनों बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो दूरी भी कितनी है, 1 मीटर है। तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्या यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल होगा? बिल्कुल होगा। अब सुन बात को, पहले टेंशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? टेंशन। देख टी किधर लग रहा है, अब पेन चेंज कर लिया जाए। टी किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। ठीक है। अच्छा एक बात देख, क्या मुझे इस स्ट्रिंग वाली जो स्ट्रिंग पर ये वाला टी लग रहा है, क्या इस टी से कोई मतलब है? नहीं है। अब देख, इस टी के एक दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। अच्छा चलो ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेगा वो क्या लेगा, इसका एक ये टी इधर लगा, ये टी वर्टिकल कंपोनेंट और ये टी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे लिखता है, टी साइन 30, सॉरी टी साइन थीटा, टी हॉरिजॉन्टल इक्वल टू टी साइन थीटा। ये तो पढ़ के आया, कंपोनेंट लेना सीखा है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए टी cos थीटा। अच्छा cos थीटा की जगह क्या है, 60 डिग्री, तो टी हॉरिजॉन्टल कितना आ जाएगा, टी cos 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, टी cos 60 डिग्री। अच्छा ये टी क्या है, फिर यही तो आपको फाइंड करना है, यही तो आपको फाइंड करना है। मैंने कहा आ जाता है, ठीक है, हो गया बात, ठीक है, खत्म। अच्छा अब थोड़ी देर को टी के लिए भूल जाओ, वापस आ जाओ कूलम्ब फोर्स पर। कहाँ आ जाओ, कूलम्ब लॉ पर, कूलम्ब फोर्स पर। अब जरा ये दोनों चार्ज, ए ये वाला बी और ये सी, बी और सी पॉइंट पर दो चार्ज रखे हुए हैं, दोनों का जो वैल्यू है वो क्या है, 10 है। मान लो अब इन दोनों के बीच में मैं आपसे बोलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये वाला इधर चला और ये वाला इधर चला, ठीक है, बिल्कुल चला दिया सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो। सी पर बी के द्वारा जो लग रहा फोर्स है ये एफ सी बी, ऐसे लिखूंगा, बिल्कुल लिखोगे। क्या इस एफ सी बी को, क्या ये टी कोस थीटा बैलेंस कर, देख आजा आजा आजा, ये सी पॉइंट,
बिल्कुल सी पॉइंट है। अच्छा इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टी एच, इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टी एच, और इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है सी पर, एफ सी बी, एफ सी बी, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये देख, तो देख रहा है, देख रहा हूं सर मैं आपको, टी एच इज इक्वल टू एफ सी बी, यानी कि टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। चलो लिखो T cos 60 डिग्री, इजीली लिख दिए। cos 60 की वैल्यू पता है मेरे को, क्यों ये थीटा कितना है, cos 60। अच्छा फोर्स कितना दिया हुआ, K Q1 10 माइक्रोग्राम, 10 into 10 की पावर में, ये पहले इसको Q ही लिख देता हूं मैं, ये भी Q और ये भी Q, तो Q1 Q2 की जगह क्या लिख दूं, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला लगाया भाई, ये भी Q मान लिया और ये भी Q मान लिया, तो K Q स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया सर। T cos 60 की वैल्यू 1/2 कितनी है, 1/2, क्या ये मैंने बताई हुई है, बिल्कुल बताई हुई है यार, ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग। K की जगह आप रख दो 9 into 10 की पावर 9, Q की जगह रखो 10 into 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर, R की जगह 1, इस 2 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 9 into 10 की पावर 9 into 10 का 10 की पावर ये 10 और ये 10 की पावर -6 कितना बन गया, 10 की पावर -5, और 10 की पावर -5 का होल स्क्वायर 10 की पावर -10, जादू। ओके सर, तो ये आंसर कितना आएगा, सोल्व करो। t is equal to 9 into 2 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 और 10 की पावर -10 कितना बन गया, 10 की पावर -1, बोले तो 1.8 न्यूटन। टेंशन कितना लग रहा है इस पर, 1.8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 1.8 न्यूटन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं और ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये करना था कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो जो टेंशन के कौन से कंपोनेंट से सेटिस्फाई होता है, हॉरिजॉन्टल से होता है या वर्टिकल से होता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ चार्ज रखे होते हैं, यहाँ चार्ज रखे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती कि आपका वर्टिकल कंपोनेंट किसको बैलेंस करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करता। अभी कौन सा कंपोनेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। छापो, कॉपी करो। एक और मजेदार क्वेश्चन, सर ये कहाँ से लेके आ रहे हो भाई, देखो अब करना तो पड़ेगा आपको भी। अच्छा चलो ठीक है, एक जादू बताता हूँ। क्या बताता हूँ, एक जादू। क्या, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, सुनो बात को, क्या दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, कैसे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, लग गया। क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। तो आपको क्या निकालना है कि किसी की वाह सर वाह। अच्छा सुनो, एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन इधर लगा हुआ है। ओह माय गॉड, इन दोनों के बीच में बड़ी दूरियां कायम है, इन दोनों के बीच में बड़ी दूरी कायम है। मान लो ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इन दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो। कुल मिला के इनडायरेक्ट अगर मैं बोलूं तो आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में संबंध बताना है कि इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा चलो ठीक है सर, निकाल लेंगे, बाकी तो हमें डिटेल तो दो। अरे डिटेल क्या देने का, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बोले तो 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ओके ओके। के के लिए आपको पता है 9 into 10 की पावर 9, ये तो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जानकारी। अच्छा अब ग्रेविटेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मास की। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 1, बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा मास है, सबसे भारी जो है दुनिया की वस्तु है, ये है 1.9 into 10 की पावर -31 kg। ये सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 9.1 into 10 की पावर -31 kg। इतनी बड़ा वजन इस इलेक्ट्रॉन का। ओ माय गॉड सर, ये तो बाप हो गया। चलो ठीक है, और जी जो है, जी की जरूरत पड़ेगी
6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये डेटा है ग्रेविटेशन के लिए, ये डेटा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। दोनों के जो रिक्वायरमेंट डेटा था वो मैंने आपको दे दिया है। दोनों के बीच में संबंध बताओ, क्या संबंध है? हो गया? उम्मीद है ये तो हो ही चुका होगा। अच्छा, फिर भी नहीं मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले बात सुनो बच्चों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन की, तो आवेश सेम है, तो मैं इसको इनडायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख दिया। अच्छा, ग्रेविटेशन की बात करूं तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है G की माँ m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। धरती माता ने मेरे को ये फॉर्मूला दिया कि G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। बात वापस से इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो m1 और m2 दोनों सेम है, तो मैं बात कर लेता हूँ G m स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। कर ली बात? बिल्कुल कर ली। अच्छा, ये R दोनों में सेम है? बिल्कुल सेम है। R दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है साहब, आपको क्या निकालना था? आपको निकालना है Fe बाई Fg। आपको क्या निकालना था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाई ग्रेविटेशन। निकाल K Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर डिवाइडेड बाई G m स्क्वायर बटे R स्क्वायर। इस R ने इस R को मार दिया, तो आपके पास बचा क्या? A K Q स्क्वायर बटे G स्मॉल m स्क्वायर। K की जगह K की वैल्यू रखो, Q की जगह Q की वैल्यू रखो, G की जगह G की वैल्यू और M की जगह M की वैल्यू। आओ जरा देखते हैं। चलो, Fe अपॉन Fg इज इक्वल टू K की जगह 9 into 10 की पावर 9, Q की जगह 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय G की जगह 6.67 into 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय यम ये रहा है भाई 9.1 into 10 की पावर -31 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो, सिंपल सा है। सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 10 की पावर 42। कितना? 10 की पावर 42। बोले तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 की पावर 42 टाइम्स मल्टीपल होता है। इतना ज्यादा। बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। किसके कंपैरिजन में? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। देख ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो संबंध है वो मजबूत जोड़ है फेविकोल का, और ये कमजोर जोड़ है। जो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल का कितना टाइम्स होता है? 10 की पावर 42 टाइम्स मल्टीपल होता है। कितना होता है? 10 की पावर 42 टाइम्स मल्टीपल। अच्छा, अब वो आपको फंसाने के लिए क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दे देगा, दो प्रोटॉन दे देगा, तो कोई डर वाली बात नहीं है। उसके लिए आपको डेटा दिया होगा, सेम तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, लगभग आंसर बराबर आएगा। ठीक है, बस माइनस की जगह प्लस रख देना प्रोटॉन की बात करें तो। आओ वो जो एक लास्ट क्वेश्चन कर, लास्ट क्वेश्चन ना, इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन, इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन। अभी तो क्वेश्चन बाकी है, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा बच्चों, एक बात बोलो आपको, एक किसी क्वेश्चन में मेरे को टोटल चार्ज दिया हुआ है Q। Q क्या है? टोटल चार्ज। Q क्या है बेटा? टोटल चार्ज। तो ठीक है, दिया हुआ तो मैं क्या करूं? अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने? डिवाइड ऐसे। ये जो चार्ज है डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, मतलब दो भागों में इस चार्ज को मैंने तोड़ दिया। थोड़ा तू ले, थोड़ा तू ले। और सपोज करना तुम लोग कि सॉरी, कोरोना। अच्छा चलो ठीक है, अब इन पार्ट्स को, इस जो चार्ज है मेरे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इस को डिवाइड करने के बाद मेरे पास कुछ अच्छी बातें याद आई। क्या? वो ये कि देखो बच्चा, मान ले कि ये वहां पहला जो पार्ट है उसका नाम है एक्स चार्ज, एक्स कूलम चार्ज दिया। कितना दिया? एक्स।
अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा q माइनस एक्स। अगर एक 10 कूलम का टोटल चार्ज है, एक को आपने 2 दिया तो दूसरा चार्ज क्या होगा 8 कूलम। इसी तरीके से 15 है, एक को आपने 10 दिया तो दूसरा क्या होगा 5 कूलम। तो इसीलिए अगर एक कूलम चार्ज है तो दूसरा जो चार्ज है वो यहाँ पर रखा हुआ है सेकंड नंबर पर, तो वो कितना होगा q माइनस एक्स। और इतना भाव खाने की क्या जरूरत है, सिंपल बता देते q माइनस एक्स। कहीं आप x की स्मॉल q मान लो, ले 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 बेटा ले, स्मॉल q मान ले ये x कहाँ से लिया है सर, गंदे बच्चे। अच्छा चलो ठीक है, मान लो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कितना है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है r मान लेता हूं मैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है स्मॉल r मान लेता हूं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, उसने ये कहा कि ये दोनों जो चार्ज है, ये दोनों जो आवेश है चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं। कितने डिस्टेंस पर हैं r डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं। बट इन दोनों जो पार्ट्स है, ये दोनों जो पार्ट्स है q और q माइनस एक्स, ये दोनों पार्ट r डिस्टेंस पर इस तरीके से सेपरेट हैं कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स F वो मैक्सिमम है। वो क्या है मैक्सिमम है। सुना बात को कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है मैक्सिमम है। कुल मिला के कहने लगे कि Q चार्ज को मैंने इस तरीके से तोड़ा और उसको R डिस्टेंस पर इस तरीके से रखा कि उन दोनों के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मैक्सिमम है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट, वो क्या है मैक्सिमम है। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुद्दे की बात ये है सर, ये मैक्सिमम का मीनिंग क्या है, मैक्सिमम का मीनिंग क्या है। तो मैक्सिमम का मीनिंग ये है कि इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। याद कर। चल फिर बात ये भी सिखाऊंगा मैं। पहले F निकाल लेता हूं। इसने फोर्स का तो इंट्रोडक्शन दे ही दिया, कर मिला के मेरे दिमाग में बात आ गई कि मुझे क्या इस्तेमाल करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस्तेमाल करना है तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगा दो, यही फॉर्मूला होता है। F इक्वल टू K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q माइनस Q, ये Q ये Q, ओके R स्क्वायर। अच्छा इस K Q को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो सर, F इक्वल टू K Q Q अपॉन R स्क्वायर माइनस इसको इधर जगह लेके गया तो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। देख इस K Q को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा क्यों आएगा, बिल्कुल आएगा। अब सुन मुद्दे की बात को, क्या ये कांस्टेंट है K, बिल्कुल फिक्स है। ये भी क्या है फिक्स है। क्या R फिक्स है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है। कि Q फिक्स है, हाँ ये तो फिक्स है ना, बाकी ये पार्ट्स कितने वो पता नहीं है, लेकिन ये तो फिक्स है, तो ये भी फिक्स है। तो वेरिएबल क्या होगा स्मॉल q, वेरिएबल क्या हुआ स्मॉल q, क्या हो गया ये वेरिएबल हो गया। अच्छा यहां तक की बात खत्म, ये क्या हो गया स्मॉल q वेरिएबल। अब वापस इधर आओ कि जिस भी क्वांटिटी को, कभी भी आपको एक बात सिखाई गई थी कि जिस भी क्वांटिटी को आपको मैक्सिमम पुट करना है, इसका मतलब किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन क्या कर दो 0 कर दो। क्या कर दो उसका डिफरेंशिएशन 0 कर दो। सपोज कर, याद कर कहीं कहीं आपने ऐसा देखा था कि वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है तो dv बटे dx, काइनेमेटिक्स में आपने 0 पुट किया था, याद है। कहीं पे फोर्स मैक्सिमम था तो df बटे dx आपने 0 पुट किया था, याद कर। कहीं पे मोमेंटम मैक्सिमम रखा था तो आपने dp बाई dt मैक्स 0 किया था, याद है। कुल मिला के जिस भी, ये सब क्या थे वेरिएबल थे, t x ये सब क्या थे वेरिएबल थे। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जहां भी आपको ये मैक्सिमम वर्ड दिखाई दे, जहां भी आपको ये मैक्सिमम वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब आपको क्या करना है उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में, किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। अब इस पूरी चीज में यहाँ पे वेरिएबल कौन है स्मॉल q, तो इस वेरिएबल के साथ में इसको डिफरेंशिएशन कर दो और इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो df बटे dq इज इक्वल टू 0। अच्छा अब इसको करना है q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। अच्छा करो जरा, करो ना, df बटे dq, आओ
पहले इससे खेलते हैं। के भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। अच्छा, क्यू का क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ओके सर, माइनस के भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, ये वापस से बाहर आ गया, आ गया था। अच्छा, अंदर क्या बच गया, क्यू स्क्वायर, सो क्यू स्क्वायर का क्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको किसके इक्वल पुट करना है, जीरो पर, फिलहाल मैं नहीं कर रहा, फिलहाल मेरे को क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। आओ भाई, इसको सोल्व करूं, dq by dq 1, so df बटे dq इज इक्वल टू, ये तो क्या हो गया 1, तो यहाँ क्या बच गया, kq अपॉन r स्क्वायर, ओनली क्या बच गया, kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये तो क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है साहब, माइनस k अपॉन r स्क्वायर एज इट इज, q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q, q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q, अच्छा df बटे dq किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, kq अपॉन r स्क्वायर माइनस k इंटू 2q अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ऐसे पुट कर दो, कि ये इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, सो आंसर क्या बनेगा, kq अपॉन r स्क्वायर, ये माइनस वाला इधर जाके प्लस बन गया, सो 2kq अपॉन r स्क्वायर, r से r खटला, के से के वो भी खल्ला, तो स्मॉल कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या है, 2Q, कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या है, 2Q, तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, स्मॉल q की, स्मॉल q इज इक्वल टू q/2, तो ये दोनों चार्ज की वैल्यू क्या होगी, एक होगा q/2 और दूसरा भी क्या होगा, q/2, तो आंसर क्या है, दोनों चार्ज q1 भी किसके इक्वल है, q/2 के, और q2 भी किसके इक्वल है, q/2 के, कॉपी करो। अच्छा बच्चों, अब जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है पॉलीगन टाइप क्वेश्चन। पॉलीगन टाइप क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं और इनमें से रिलेटेड हमारे पास काफी क्वेश्चन बन भी जाते हैं। और सर ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी ले लो चाहे आप कंपटीशन लेवल ले लो, हर जगह आपको पॉलीगन टाइप पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब पॉलीगन का मतलब कभी ट्रायंगल ले लेगा, कभी उसका दिमाग खराब हुआ तो रेक्टेंगल ले लेगा, कभी स्क्वायर ले लेगा, कभी सर्कल ले लेगा, इस तरीके की गंदी गंदी बातें वो करता रहेगा, और वहां पर आपको कहीं पर भी कभी सेंटर में चार्ज को गिरा देगा, कभी साइड कॉर्नर पे चार्ज को गिरा देगा, वहां से आप पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेशन करने को बोलेगा। तो सी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात करते हैं ट्रायंगल की। छोटा सा क्वेश्चन है और मान लो ये है कि ये वाला क्वेश्चन अभी किया थोड़ी देर पहले, बिल्कुल किया है, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन, ठीक है, प्लस का q और एक और प्लस का q और एक और प्लस का q, मान लो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उनकी तीनों वर्टेक्स पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस q प्लस q प्लस q, तीनों वर्टेक्स पर क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है प्लस q प्लस q प्लस q, ए बी और सी, ए बी और सी। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको क्या बेवकूफ बनाएगा, छोटे छोटे बच्चे जैसी बातें करता है, पता नहीं क्या बोलेगा कि इस बी पर इस टोटल फोर्स निकाल, कुछ नहीं बोलेगा, बस इतना बोलेगा इस बी पर रखे हुए चार्ज पर नेट फोर्स कितना है वो बताओ, कर लोगे, आ जाओ। इस बी पर कौन कौन लगा रहा है, ए भी लगाएगा और सी भी लगाएगा, ये कहां से याद कर, सुपरपोजिशन, देख तीन चार्ज रखे हुए हैं और तीनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, नेट, इस एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, उन दोनों चार्ज के लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। अच्छा ये देख, बी पर ए कुछ इस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा, बी पर ए कुछ इस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा, बिल्कुल लगा रहा है। अच्छा बी पर ये सी कुछ इस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा, बिल्कुल ऐसे लगा रहा है, ये इस लगा रहा है, बिल्कुल लगा रहा है। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सब एंगल कितना होंगे, 60 60 60 और ये भी कितना होगा 60, देख आमने सामने, तुम मेरे सामने मैं तेरे सामने, ये 60 60 खेलेंगे। अच्छा चलो ठीक, अब निकालना क्या है इस पर, नेट फोर्स। अच्छा
एक चार्ज बचा ऐसे जा रहा है और दूसरा चार्ज ऐसे जा रहा है, जो तीसरा रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, बिल्कुल मिडल से निकलेगा, बिल्कुल क्या होगा, मिडल से निकलेगा। फिर छोड़ो मत बताओ, मान लो कि नेट फोर्स ऑन बी, नेट फोर्स ऑन बी किसके है, एफ बी ए के और एफ बी सी के वेक्टर संकेतन, किसके हैं, वेक्टर संकेतन। ये लाइन कहां से, सुपरपोजिशन में पढ़ा था ना सर अभी, हैं। चलो ठीक है, अब जरा सोल्व करो, एफ बी ए निकालो। अब फिलहाल वेक्टर वेक्टर भूल जाओ, डायरेक्शन भूल जाओ। क्यों, क्योंकि हमको पता है डायरेक्शन तो पहले बना दी है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसमें डायरेक्शन की जरूरत है नहीं। डायरेक्शन या प्लस माइनस की जरूरत कहां पड़ेगी आपको, वो पड़ेगी पोटेंशियल में, पहले ही बता रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जब सवाल सोल्व करेंगे वहां पर आपको प्लस माइनस लिखने की बार बार जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर इतनी जरूरत, इलेक्ट्रिक फील्ड तक कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आओ जरा खेला शुरू किया जाए। तो फॉर्मूला क्या होता है, के q1 q2 अपन r स्क्वायर, के q भी सेम, ये q और एक ये q, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, r बटे तो a, के q स्क्वायर बटे a स्क्वायर। अच्छा ये नहीं, ये देखो तो, ये निकालो एफ बी सी, बी पर सी के कारण, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या दोनों फोर्स सेम आए, क्या दोनों फोर्स सेम आएगा, देखते हो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देख ले सेम आएगा, सेम आया, बिल्कुल आया। अब मान ले इन दोनों को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, स्मॉल एफ मान लेता हूँ। भाई सेम है तो स्मॉल एफ मानो, मेरा मन क्या है, स्मॉल एफ माना, आपका मन क्या है, के पी आर, जो भी आपकी स्वीट हार्ट है उसके नाम से मान लो। ठीक है, मान लिया, ठीक है मान लो। अब देख, इसका नेट फोर्स निकालते हैं, रिजल्टेंट क्या निकालते हैं, इसका रिजल्टेंट। वैसे तो रिजल्टेंट आपको पता होना चाहिए, एक सुपरपोजिशन में मैंने दो फोर्स के बीच में देखो वो निकालना सिखाया, रिजल्टेंट निकालना अभी थोड़ी देर पहले दिखाया सुपरपोजिशन वाले टॉपिक में। ठीक है, वापस से निकालते हैं, F इज इक्वल टू, नेट लिख देता हूँ इसको, तो क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस थीटा। ये कहां से आया, देख ले, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, दोनों क्या है, सेम सेम है, दोनों क्या है, सेम सेम है। भाई f1 भी सेम है और f2 भी सेम है, किसके, f के। भाई दोनों की वैल्यू क्या है, k क्यू अपॉन a स्क्वायर, k क्यू अपॉन a स्क्वायर। तो k क्यू अपॉन a स्क्वायर ना लिख के दोनों को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, f। तो f स्क्वायर प्लस 2f छोड़ दो, ये f1 प्लस f1 और f2 ये लिखा था फॉर्मूले में। अब f1 और f2 की जगह क्या रखूंगा, f रख दूंगा, f1 और f2 की जगह क्या रखूंगा, f। तो f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, ये f1 और f2 मिलके f स्क्वायर, और cos 60 थीटा की जगह cos 60 पुट कर दिया। cos 60 होता है 1/2, cos 60 किसके इक्वल होगा, 1/2। अभी थोड़ी देर पहले भी इस्तेमाल किया है। f नेट इज इक्वल टू f 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, cos 60 बना 1/2, सोल्व करो, 2 से 2 कट, ये 2f स्क्वायर, यहाँ f स्क्वायर, कितना बन गया 3f स्क्वायर अंडर रूट में। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, अंडर रूट 3f, f स्क्वायर बाहर आके f और अंडर रूट 3f। तो रिजल्टेंट क्या है बेटा, अंडर रूट 3f, अंडर रूट 3f। ये रिजल्टेंट निकालना नहीं आता है तो आप ऊपर एक आई बटन दिख रहा है, आई बटन पे टिक करो, वेक्टर क्वांटिटी वाला चैप्टर है, वहां पे जाओ, वहां पर रिजल्टेंट निकालना सीखो, वापस यहाँ पे आओ। वापस से मैंने आपको पहले ही बोला था कि वेक्टर काम आने वाला है काफी हद तक यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको पहले भी लिंक प्रोवाइड करवाया था, अब भी करवा रहा हूँ, जाओ जाके रिजल्टेंट निकालना सीख लो। एफ नेट कितना है, √3f, यानी कि बच्चों इन दोनों फोर्स के बीच में से एक रिजल्टेंट निकलेगा एफ नेट। अरे भाई इस चार्ज पर एक तो फोर्स इस तरफ लगा रहा है, दूसरा फोर्स इस तरफ निकाल रहा है, तो फोर्स जाए तो जाएगी क्या, तो वो इन दोनों के बीच में से निकल जाए। इस वाले चार्ज पर ए तो इधर धक्का दे रहा है, सी इस तरफ धक्का दे रहा है, तो चार्ज करे तो क्या करे, तो ये बीच में से निकल गया। कितने फोर्स से, एफ नेट से। एफ नेट इज इक्वल टू कितना है, √3 × f, √3 × f। f की जगह क्या पुट करोगे, k² अपॉन a²। सो
एफ नेट इज इक्वल टू √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये क्या आ गया? नेट फोर्स आ गया। अब वो क्वेश्चन को और टिपिकल करने के लिए क्या करेगा? क्यू की उल्टी सीधी कोई वैल्यू दे देगा, ए की उल्टी सीधी वैल्यू दे देगा, सोल्व करते रहो बेटे, बाकी पैटर्न तो सेम है, पैटर्न तो सेम है। कॉपी करो। अब स्क्वायर को करते हैं। अच्छा बच्चों, अब क्या सोल्व किया? ट्रायंगल। अब 3 की जगह 4 भुजाएं ले आओ, 4 साइड्स लेकर आओ, और 4 साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो रेक्टेंगल पे तो बोलते रेक्टेंगल बना देते भाई, फिर वहां पे 2 अलग अलग साइड्स आएंगे, ठीक है? उसको थोड़ा वो टिपिकल होगा सोल्व करने में, है ना, और कुछ नहीं होगा। पर फिलहाल मैं क्या एज्यूम करूंगा? स्क्वायर, जिसकी दोनों चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, और सभी साइड्स के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सर फिजिक्स पढ़ा रहे हो, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मान लो इन सभी चारों वर्टेक्स पर चार्ज रखा हुआ है प्लस का क्यू, प्लस का क्यू, प्लस का क्यू। अब चेंज करते हैं यार, है ना? ट्रायंगल में मैंने +2 +2 +2 पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं -1 रख दिया मैंने -2, अब 1 क्या रख दिया? माइनस। पैटर्न सीखना, कॉपी नहीं करने का है, पैटर्न सीखने का। कॉपी किया मार खा जाओगे, क्योंकि वो क्या करेगा? अब मैंने यहाँ पर 1 माइनस किया, वो यहाँ आमने सामने माइनस करेगा, या फिर इस तरह से अगल बगल में माइनस करेगा, फिर क्या करोगे? इसलिए सिर्फ पैटर्न सीखो, ठीक है? सर हम तो ये भी सीखना नहीं चाहते, बाकी इच्छा तुम्हारी। अब सुनो, इसको नाम दिया मैंने ए बी सी डी ई, ओ नहीं सुन। अब सुन बात को, ये भी है, ये भी है, समझ में आए हैं? बिल्कुल आए। अच्छा तो क्या बी पर जो चार्ज है -q, अब ए वाला क्या है? प्लस का q, एक छोरा और एक छोरी, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? फिर यहाँ तो पूरा अट्रैक्शन होगा, एक एक्ट्रेस है, बाकी 3 हीरो है, बाकी 3 क्या है? हीरो है। अच्छा चलो, छिछोरे हैं सबके, क्या है? छिछोरे हैं। अच्छा अट्रैक्शन होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलो होगा, होगा होगा नहीं होगा यार? अरे बोलो यार, होगा। अब देख, ये बी वाला फोर्स इस तरफ लगाएगा, बोले तो एफ बी ए इस तरफ लग रहा है, एफ बी सी भी इस तरफ, बी सी है वो, है ना, कुछ और मतलब मत निकालना। ये बी सी इस तरह से लग रहा है, लगा? ये तो ठीक है। अब देख बात, एफ और अब पहले बात करते हैं इन दो फोर्स की। तीसरा फोर्स भी तो लग रहा है सर। हाँ बिल्कुल लग रहा है, वो इस तरफ लग रहा है। कैसे लग रहा है? बिल्कुल डायगोनल शेप में लग रहा है। कैसे लग रहा है? बिल्कुल डायगोनल शेप में लग रहा है। मान लो अगर ये डायगोनल बनाऊं तो क्या डायगोनल पे लगेगा फोर्स? बिल्कुल लगेगा। एफ बी डी, अब ये तो 3 हो गए। अब बच्चों इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है वो भी किधर लगेगा? वो भी इस तरफ लगेगा। तो भी क्या होगा? इस तरफ होगा। तो पहले क्या करता हूं मैं, अब सुन बात को, कि नेट फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू एफ बी ए के कारण फोर्स प्लस एफ सी के कारण फोर्स, इन दोनों को एक साथ सम करके उसमें क्या करूं, इस डी वाले फोर्स को ऐड कर देता हूं। ऐसा इसके साथ पराया व्यवहार क्यों किया सर? इसके साथ पराया व्यवहार इसलिए किया गया क्योंकि इसके और इसके बीच की दूरियां काफी ज्यादा है। इसके और इसके बीच की दूरियां काफी ज्यादा है क्योंकि ये क्या है? डायगोनल पे है। और डायगोनल की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? इसकी ए और इसकी भी ए, तो ये डायगोनल की वैल्यू कितनी आती है? √2a, √2a आती है। कितनी आती है डायगोनल की वैल्यू? √2a। ये पाइथागोरस से आती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता होगा, मैंने बता दिया, √2a। अब आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को सोल्व करो, इसका जो आंसर आएगा फिर उसमें इसको ऐड करना सीखते, ऐड करो। याद है पॉलीगन रूल सिखाया था मैंने वेक्टर एडिशन का? जाना वापस से कहाँ पे? वेक्टर वाले पोर्शन में, और वहां पर जाके देखो कि मैंने वेक्टर एडिशन में पॉलीगन रूल सिखाया है। सर आप नहीं मानोगे वेक्टर में लेके जाने के बिना? बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा तो क्या करना है, पहले बी ए और बी सी वाले फोर्स की वैल्यू निकालो, इन दोनों को ऐड करो, बाद में किसे ऐड कर दो। नहीं मन है आपका, तीनों को एक साथ करो, करो, किसने मना किया? अच्छा करते हैं। पहले क्या निकालें? बी ए। अच्छा देख यार, बी ए में भी क्या केस है?
बी और ए में, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, है ना, डिस्टेंस सेम है। अब देख बी और सी में भी देख, बी और सी में देख, एक माइनस और एक प्लस है, बिल्कुल है, डिस्टेंस भी सेम है। अब अगर डिस्टेंस ये दोनों जगह सेम टेप दिखाई दे रहा है तो जो फोर्स आएगा वो भी बराबर होगा। ट्राइंगल वाले में जैसे सोल्व किया था, ट्राइंगल में भी क्या हुआ था, सेम टेप था। देख एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पे भी एक प्लस एक माइनस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी स्मॉल है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी स्मॉल है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो जहां फोर्स जो आएगा वही फोर्स इन दोनों के बीच में आएगा। सो अगर मैं ऐसे लिखूं ए बी पर सी के द्वारा लगाया गया फोर्स और ए के द्वारा लगाया गया फोर्स दोनों क्या है, बराबर है। बोले तो के क्यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए स्क्वायर। अच्छा सर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस आना चाहिए ना। मैंने पहले भी बोला है, अभी बोल रहा हूँ कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तक हमें किसकी जरूरत नहीं है, हमें माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? ओके भाई, आगे बात समझ में बिल्कुल आ गई सर, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया, मान लो मैंने इसको किया स्मॉल एफ मान ले, बराबर बराबर मानते हैं, स्मॉल एफ मान ले। तो आप चाहो तो किसी और का नाम मान लो, टी मान लो, टी मान लो, जो भी मान लो, चलो ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले फोर्स, किसके कारण, बी पर डी के द्वारा लगाए गए फोर्स की बात करते हैं। बी पर डी के द्वारा लगाए गए फोर्स की बात करते हैं। आओ जरा, ये कहाँ सोल्व करूँ, यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। लो बी पर डी के द्वारा लगाया गया फोर्स, सर ऊपर तो मामला सेम है, के क्यू स्क्वायर। ओके, यहाँ डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट 2a, कितनी है, अंडर रूट 2a, कितनी है डिस्टेंस, अंडर रूट 2a। तो अंडर रूट 2a का स्क्वायर करना पड़ेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखना है, अंडर रूट 2a, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट 2a। ये कैसे आई सर, अरे भाई स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2a होती है, पाइथागोरस से सोल्व किया था। के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर करोगे तो 2 बनता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या बनता है, 2, फाइनल क्या है 2a। ठीक, इसकी वैल्यू डिफरेंस आई, बाकी इन दोनों की वैल्यू सेम आई, ठीक है। अब चाहे तो आप इन दोनों को ऐड कर दो सिंपली, अब चाहो तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, और चाहो तो आप रेक्टर निकालो, इसको सोल्व करो। कैसे करेंगे, जो एफ नेट निकालोगे वो कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, इन दोनों का सम। तो पहले निकालता हूँ एफ बी सी प्लस एफ बी ए, दोनों के बीच में एंगल निकालो बेटा, 90 डिग्री है, बिल्कुल है, cos 90, ये देख एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर डॉट cos 90 डिग्री, कितना है cos 90 डिग्री, ठीक है ना, हो गया। इसको सोल्व करो, एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये तो पूरी टर्म 0, आंसर क्या आया, अंडर रूट 2 इंटू एफ, आंसर कितना है, अंडर रूट 2 इंटू एफ, यानी कि इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट है ये कितना है, अंडर रूट 2 एफ, यानी कि ये जो वैल्यू आई है इन दोनों के सम की, ये कितनी है, ये अंडर रूट 2 इंटू एफ, अंडर रूट 2 इंटू एफ। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है, सिंपल सा ये ऐड करना है। अब देखो अंडर, इधर आ जाए, एक बात समझा दो, अंडर रूट 2 एफ ये भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बिल्कुल है, और ये वाला जो फोर्स है एफ बी डी ये भी इस डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों फोर्स को डायरेक्ट जोड़ देना चाहिए, इन दोनों फोर्स को डायरेक्ट जोड़ देना चाहिए। क्यों जोड़ दो भाई, अरे जोड़ दो यार, क्या बिगड़ा हुआ है भाई, दोनों की वैल्यू बराबर भी है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, जो रिजल्टेंट आएगा नेट फोर्स वो क्या होगा, अंडर रूट 2 इंटू एफ प्लस एफ बी डी, प्लस एफ बी डी। अच्छा, अंडर रूट 2 एफ की जगह क्या लिखोगे, अंडर रूट 2 इंटू एफ की जगह के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ बी डी की जगह क्या रखोगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर, यहाँ रही √2 प्लस 1/2, इसको सोल्व कर लो, ठीक है। बाकी जो है आपका नेट फोर्स है। अब इस क्वेश्चन को टिपिकल कैसे बना सकता है बच्चों, यहाँ पर कभी आपको दो चार्ज आपस में, यहाँ देखो ये तो दो चार्ज आसपास, जैसे यहाँ दिए प्लस माइनस ऐसे दे देगा, ऐसे नहीं देगा तो एक यहाँ माइनस दे दिया और एक यहाँ दे देगा, हमने काम दो चार्ज, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, फिर पूछ लेगा किसी एक पर, इस तरीके से वो इसको टिपिकल कर देगा, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, कॉपी करो, ठीक है बच्चों। ये तो बात हुई जब आपके नेट फोर्स कहाँ बात कर रहा था, वो वर्टेक्स पर, कहाँ बात कर रहा था, वर्टेक्स पर, मतलब चारों किनारों पर, उसमें चारों कॉर्नर पर क्या रख दिया, चार्ज रख दिया, उसमें से किसी एक कॉर्नर वाले चार्ज को पकड़ा के बताया इस पर फोर्स कितना है, फिर क्या करोगे, ठीक है। इस तरीके से फोर्सेस किस उस वाले केस में हमने पता करना है। मैंने आपको दोनों पैटर्न बना दिए। अगर सिमेट्रिक चार्ज हो, मतलब तीनों कोनों पर बराबर चार्ज हो, प्लस है तो प्लस प्लस और माइनस है तो माइनस माइनस, तो कैसे सोल्व करना है। मैंने आपको दूसरा भी बता दिया अनसिमेट्रिक हो, यानी कि किसी दो या तीन पर तो प्लस प्लस हो और एक पर माइनस हो, इस तरीके से हो तो भी कैसे सोल्व करते हैं, वो भी आपको पैटर्न बता दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि चार्ज, कोई एक चार्ज लेकर आए और अंदर चार्ज पूछे, सुनो बात को, क्या पूछे, अंदर चार्ज पूछे, T 2 T, ये आ गया। अब मान लो मेरा तुम ये कहना, एक बार प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यू, इधर प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यू। अब बाहर से कहीं से एक चार्ज आया और इनमें यहाँ पर आके बैठ गया, कहाँ पे, O पॉइंट पे, तो इसको मान लो प्लस क्यू मान लो, आप चाहे माइनस क्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सर हम आपके विरोध में चलेंगे हमेशा, ठीक है, तू माइनस क्यू लिख ले भाई, हो गया, लिख लिया, लिख लिया। अच्छा अब सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या अनसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ये देख, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या अनसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सर ये तो सिमेट्रिक शो कर रहा है, देखो क्या मैग्नीट्यूड बराबर है चार्ज का, क्यू 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 क्यू, बिल्कुल बराबर है। क्या नेचर बराबर है, इतने भी प्लस, इतना प्लस, इतना प्लस, इतना प्लस, एवरीवेयर पॉजिटिव चार्ज इज एग्जिस्टिंग। अगर सब जगह पॉजिटिव चार्ज विद्यमान है, विराजमान है, तो क्या ये सिमेट्रिसिटी शो करेगा। आंख मीच कर, अब पूछेगा क्या, वो भी बता देता हूँ। अब वो क्या पूछेगा बच्चों, वो पूछेगा कि ये जो सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इस पर नेट फोर्स कितना होगा, वो क्या पूछेगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू, नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू, बोले तो कैपिटल क्यू पर चार्ज फाइंड आउट करो। आपको आंख मीच के क्या लिख देना आंसर में, 0, क्या लिख देना है, 0। इधर एक केस और, ये एक ट्रायंगल है, ये वापस से इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया मैंने। मोस्टली केस में बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आएगा, अगर कहीं पर उल्टा सीधा केस आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इधर प्लस क्यू, चलो प्लस क्यू ले ले, अब माइनस क्यू ले लेते हैं, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ O पॉइंट पर एक चार्ज रख दिया, ये प्लस, मैंने यहाँ पे प्लस क्यू लिया है, तेरी मर्जी, तू माइनस क्यू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेट फोर्स पूछता है चार्ज पे, क्या होगा, आंख मीच के कितना है, 0। नेट फोर्स, ये किसकी बात हो रही है, O पॉइंट पर, किसकी बात हो रही है, O पॉइंट पे, यानी सेंटर पॉइंट पे, ये ले सी लीजिए दो में से, सेंटर पॉइंट पे बात हो रही है, किस पे बात हो रही है, सेंटर पॉइंट। अच्छा और आ जा, ये ले स्पेयर ले ले, स्पेयर, ठीक है। स्पेयर पर कोई चार्ज बना दो, मान लो स्पेयर की सरफेस पर, पूरी सरफेस पर इस तरीके से प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। अच्छा स्पेयर का आपको मैंने बताया पहले लेक्चर में, स्पेयर पर क्या होगा, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, याद है। अभी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने इसी का सोल्व किया, कॉन्सेंट्रिक सर्किट वाला। अच्छा इस पर क्या होगा, सिमेट्रिसिटी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बिल्कुल सिमेट्रिसिटी में होगा। मान लो इसके सेंटर पर वापस, अब माइनस क्यू ले लेता हूँ, एक चीज जैसे प्लस क्यू सेंटर, अब माइनस। तो मान लो सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, और आपसे पूछा इस पर नेट फोर्स लगाओ, किस पर, इस सेंटर वाले पॉइंट पर, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। हमेशा इस वाले केस में आपको क्या करना है, आंख मीच के आंसर किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल, किसके इक्वल पुट करना है,
0 इक्वल क्यू। आओ जो है इसको देख लेते हैं। इस बार एक एग्जांपल को ले लेता हूँ। मान लो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इस पर जरा फोर्स की डायरेक्शन बनाना, इस पर नेट फोर्स की डायरेक्शन निकालो। चलो अच्छा, बात करते हैं इस पर। अब मैं इसको वर्टेक्स को नेम दे देता हूँ ए बी सी और डी, ठीक है। अच्छा, इस सेंटर पर ए पॉइंट से किस तरीके से चार्ज आ रहा होगा, जो फोर्स लग रहा होगा उस पर वो किस तरीके से लग रहा होगा, इस तरह से। अच्छा, क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा, मान लो फिलहाल बात कर लेते हैं फोर्स की डायरेक्शन की। एफ सी पर किसके कारण, ए के कारण, इस पर ए, इसको मैं पी क्यू आर एस मानता हूँ यार, ऐसे लेता हूँ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर, ठीक है। एफ सी पर किसके कारण फोर्स लग रहा है, पी के कारण, ठीक है साहब, हो गया। जरा क्यू वाले पॉइंट के कारण चार्ज निकालो। ऐसे लगेगा बिल्कुल, देखिए ऐसे लगेगा बिल्कुल। एफ सी पर क्यू की वजह से फोर्स, हो गया खत्म। अच्छा, आर पॉइंट की वजह से चार्ज निकालो। आर पॉइंट की वजह से बिल्कुल ऐसे लगेगा, एफ सी पर आर की वजह से चार्ज। अच्छा, एस की वजह से निकालो, क्या इस तरीके से लगेगा, सी पर एस की वजह से। ये चारों फोर्सेस एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। ये इधर लग रहा है तो ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है तो ये इधर लग रहा है। अब सुनो, क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी। के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डायगोनल, डायगोनल किससे दिया जाता है, √2a, या इसको अभी थोड़ी देर पहले किया था, सो 2a² आया। तो ये इसकी वैल्यू भी क्या होगी, के क्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, के स्मॉल क्यू क्यू अपॉन 2a²। इसकी भी यही होगी, के स्मॉल क्यू क्यू अपॉन 2a²। इसकी भी क्या होगी, के स्मॉल क्यू क्यू अपॉन 2a²। अब देखो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, एक इधर तो एक इधर। तो क्या ये एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट करेंगे ऑटोमेटिकली, ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। भाई हर एक चार्ज के कारण इंडिविजुअली फोर्स तो लग रहा है, हर एक चार्ज के कारण इंडिविजुअली फोर्स तो लग रहा है, बट मुद्दे की बात क्या है, आपने क्या पूछा था सर, नेट फोर्स पूछा था। क्या पूछा था, नेट फोर्स। अब नेट फोर्स तो क्या होता है, वेक्टर सम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, वेक्टर सम के इक्वल। अब अगर वेक्टर सम की बात करूं तो चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट चारों फोर्सेस की डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोज है। ये देखो, ये मान लो P वाला जो चार्ज है वो इसके ऊपर किस तरीके से चल रहा है, इस तरह से, और ये R वाला इस तरीके से। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट। अच्छा, इस वाला किस तरीके से फोर्स लगाएगा, इस तरह से। Q वाला पॉइंट इस पर कैसे फोर्स लगाएगा, इस तरीके से। अब देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। सेम केस यहाँ होगा, सेम केस भी यहाँ होगा। यानी कि अगर कहीं पर आपको इस तरीके की पॉलीगन शेप दिखाई दे और उस पर जो चार्ज है वो सिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे प्लस क्यू, माइनस है तो माइनस माइनस, प्लस है तो वापस से प्लस प्लस, है ना। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, था नहीं कि यहाँ +10 है तो यहाँ +5 उसको भी 0 पुट करते, ऐसा नहीं, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो उसके जो सेंटर पॉइंट पर नेट चार्ज, नेट फोर्स होना, वो क्या होना, वो 0 होना चाहिए। लिखो, ये एग्जांपल लिख लो, चाहो तो इसे बना लेना, अपने अकॉर्डिंग लिखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न पे आएंगे। अच्छा बच्चों, ये तो बात हुई अगर चार्ज सिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर चार्ज अनसिमेट्रिक वे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो कैसे करना है सर, आओ जरा उसका भी खेला शुरू किया जाए। मान लो कि इस तरीके से स्क्वायर है और स्क्वायर की चारों साइड से ए बी सी और डी, पहले तो चारों साइड्स इक्वल होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी। अच्छा, ये आपको पता है क्या कि इसका जो डायगोनल है वो √2a से दिया होता है। डायगोनल किससे दिया होगा, √2a से दिया होगा, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, खत्म बात। अब मैं क्या बोलूं, मैंने इससे कहा कि यहां पर -q चार्ज रख दिया, यहां पर क्या रख दिया, -q चार्ज, और बाकी सब वर्टेक्स पर प्लस प्लस प्लस। क्या आप सिमेट्रिक है,
नहीं है, अब सिमेट्रिक नहीं है। अब मान लो यहाँ बिल्कुल सेंटर पॉइंट ओ पर मैं बाहर से एक चार्ज लेके आया, प्लस क्यू मान लो, आपकी इच्छा माइनस क्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना स्वभाव है, ठीक है। मेरे को बस पैटर्न सिखाना है, पैटर्न सीख लेना, बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो काफी वेरिएटी में यहाँ पर मिल सकती है आपको, ठीक है। सो अब ये ओ पॉइंट है, अब बिल्कुल ये कहाँ रखा हुआ है, बिल्कुल इस डायगोनल के मीडियम में, मतलब बोले तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, √2a/2। ये पूरे डायगोनल की वैल्यू कितनी, √2 है, और सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, √2a/2। इसी तरीके से ये भी कितनी हुई, √2a/2। अच्छा, √2a/2 इसको सोल्व करो तो थोड़ा सा और क्या इसको सोल्व, अच्छा 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कट, तो आंसर क्या आया, a/√2। सो √2a/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a/√2। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, a/√2। इसी तरीके से इसको भी क्या लिख सकता हूँ, a/√2। ये तो समझ में आया, आ गया है, ये तो क्लियर है, ये तो सब चीज क्लियर है। ओके, अब आओ आगे, ये हो गया a/√2। अब मुद्दे की बात ये है कि इस जो Q चार्ज है सेंटर पॉइंट पर, इस Q चार्ज पर कितना नेट फोर्स लग रहा है, इस Q चार्ज पर कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q। अच्छा, अगर बात करूं नेट फोर्स की, बात करो Q पर लगने वाले नेट फोर्स की, तो वो क्या होगा, देख B की वजह से भी नेट फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, बिल्कुल इधर ही लगेगा। तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, F O B, O पर B की वजह से लगने वाला फोर्स इधर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है सब, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डी पर भी इस तरीके से होगा, ये भी अपनी तरफ को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, सर अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, अरे ये तो रिपेल करेगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो ये भी इस तरफ से धक्का देगा, वेरी गुड। सो F O D, डी पर ओ पर डी की वजह से लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये वाला फोर्स क्या होगा, ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इस तरफ धक्का दे, F O A, ये अपने आप को इस तरफ धक्का देगा, और ये वाला सी वाला इसको इस तरफ धक्का देगा। इसको इस तरफ से धक्का देगा। तो देखो, सिर्फ अट्रैक्ट कौन कर रहा है, बी वाला चार्ज क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इस पर कितना आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है, नेगेटिव है, बाकी सब पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सब इसको एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा चलो ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, नेट चार्ज क्या होगा उसको देखने से पहले थोड़ी सी ड्राइंग देख लेते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका, इजी तरीका बता देता हूं मैं आपको। देखो, ये वो पॉइंट, इस पर एक फोर्स लग रहा है FOA, और एक फोर्स इधर लग रहा है FOC, ये दो फोर्स लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a/√2, और ये वाली डिस्टेंस भी a/√2। तो FOC निकालो जरा, K, ये कौन सा चार्ज, कैपिटल Q, ये कौन सा चार्ज, स्मॉल, तो KQ कैपिटल Q, R की जगह क्या रखोगे, a/√2 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, KQ कैपिटल Q a²/2, √2 का स्क्वायर कितना, 2, तो ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2KQ/a²। FOA निकालो, इसकी भी वैल्यू सेम ही आएगी क्या, जरा देख, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो आंसर क्या बनेगा, 2KQ/a²। अच्छा देख, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड
सेम है, बट इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? बिल्कुल कैंसिल आउट कर देंगे। इनके एफ ओ सी और ओ ए, ओ सी और ओ ए, इन दोनों से तो पहले ही पड़ा खत्म, ये दोनों तो पहले ही खत्म। अब कौन कौन बचा है? ओ बी और ओ डी। चलो एफ ओ बी ये फाइंड आउट करो भाई। एफ ओ बी भी इधर है तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को ऐड कर लेंगे और एफ ओ ये क्या है? डी है। एफ ओ बी और ओ डी दोनों क्या है? इस तरफ है तो एक दूसरे को ऐड कर देंगे। अब ऐड कर देंगे, फिलहाल बात करते हैं ओ बी की। के पहला चार्ज कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू, माइनस लगाओ नहीं जरूरत है। अच्छा डिस्टेंस की जगह ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, वापस से सेम यहाँ रखूंगा तो ये वापस से सेम केस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, ओ डी, ओ डी की वैल्यू भी सेम आएगी, ओ डी की वैल्यू भी सेम आएगी, यहाँ भी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ये दोनों एक दूसरे को ऐड कर लेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो जो नेट फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा? 2kq अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये वाला 2kq अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो तो आंसर आएगा 4kq q अपॉन ए स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? 4kq q अपॉन ए स्क्वायर। आई बात समझ में? अगर यहां पर सर माइनस होता तो, यहां पे माइनस होता तो, यहां पे माइनस होता तो क्या होता? वापस से ये जैसे दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो एक फोर्स इधर लगता और एक फोर्स इधर लगता, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। इन दोनों ने पहले ही एक दूसरे को कैंसिल आउट किया हुआ तो नेट फोर्स वापस से 0 आ जाता। उसमें क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, हो जाएगा कॉपी नेक्स्ट। ये लास्ट है इस पैटर्न का, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इस पैटर्न पॉलीगन पैटर्न का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इन्हीं में आपको तरह तरीके से वेरिएशंस दिखाई देंगे, तो उन वेरिएशंस को आपको सोल्व खुद से करना है। बट हाँ, आपको अगर पैटर्न समझ में आए तो वेरिएशंस आराम से सोल्व हो जाएंगे। देखो कैसा पैटर्न, मैंने अभी जैसे बताया कि यहाँ पे एक जगह माइनस है, वो यहाँ पे भी माइनस ला देगा। वो क्या करेगा? यहाँ पे भी माइनस ला देगा। फिर क्या करोगे? कुछ नहीं सर, जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। अच्छा, यहाँ की जगह वो क्या रहता? यहाँ पे माइनस लेके आ गया, मान लो ये प्लस क्यू है ना, इसकी जगह माइनस क्यू लेके आ गया। फिर क्या करोगे? अब देखो इस पर अब थोड़ा सा चेंज एक बार करो आप, कि ऐसा करो, इस क्वेश्चन को कॉपी करो, उसके बाद थोड़ा सा पैटर्न में बता देता हूं लास्ट में। ओके बच्चों, अब वो क्या कर सकता है भाई? आमने सामने का प्लस माइनस, अगर उसको माइनस करेगा तो सब नेट चार्ज जो है वो, नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। बट अगर ये माइनस क्यू है और ये भी माइनस क्यू आ गया तो क्या करेगा? एक ओ पॉइंट, अब देखना इस वाले प्लस क्यू को ये क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा। ये हो गया कौन सा फोर्स? एफ ओ ए वाला फोर्स। ठीक है, ओके दिक्कत नहीं। अब लेकिन इधर देख, ये वाला प्लस क्यू इस वाले माइनस क्यू को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो केस क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एफ ओ, और ये कौन सा बन जाएगा? सीधा सी, यानी कि दोनों फोर्स क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में। तो ये दोनों भाई मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, सेंटर पे मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है, 2kq अपॉन a स्क्वायर, 2kq अपॉन a स्क्वायर, 2kq अपॉन a स्क्वायर, 2kq अपॉन a स्क्वायर, यानी कि चारों फोर्स जो है, चारों जो चार्जेस है वर्टेक्स पर, वो सेंटर वाले चार्ज पर क्या लगा रहे हैं? सेम फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, बट इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, बट इनकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी, तो ये दोनों तो ऐड हो गए। अब इन दोनों की बात करते हैं। इधर ये क्या है? माइनस क्यू, ये भी इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये प्लस वाला भी इस तरफ को इस तरफ से रिपेल कर रहा है, तो ये दो केस हो गए। तो जैसे आपने ये दोनों को ऐड किया वैसे ही आपको इन दोनों चार्ज, भाई इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि ये जो दोनों साइड वाले चार्जेस थे इस ओ पॉइंट पर, ये दोनों साइड वाले कौन से थे? एफ ओ पर बी के कारण, एफ ओ पर डी के। सो एफ ओ बी और ओ डी को आपने ऐड किया।
अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और काम करना है, OC और OA को भी ऐड करना है। मतलब कि इन दोनों को जब आपने कैंसिल किया था पहले वाले केस में, अब इन दोनों को ऐड कर दो। सो 2 + 2 4, ये भी क्या होगा 4kq/r²। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 4kq/a²। और पहले भी ये भी था, अब ये भी, तो आंसर क्या हो जाएगा टोटल 8kq/a²। अरे भाई इन दोनों का आंसर तो कितना था 4kq/a²। इन दोनों का आंसर पहले आप कैंसिल आउट कर रहे थे, अब दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों का भी क्या होगा 4kq/a²। अब क्या करोगे, सॉरी ये गलती से लिख रहे हैं, अब क्या करोगे, ये दोनों एक दूसरे की, अब देखो इधर भी वैल्यू सेम है 4kq/a², इधर भी वैल्यू सेम है 4kq/a², वैल्यू सेम है, बट इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। कितना है 90 डिग्री का। सो आंसर क्या आएगा √2f। सो 4√2kq/a²। अलग अलग पैटर्न पर आपको अपने खुद से सोल्व करना है, बट आपको एक बार देख लेना, पैटर्न समझ लो कि कहाँ रिपीट करना है, कहाँ ट्रिक। इसीलिए मैं आपको मना करता हूँ कि यहाँ पे प्लस माइनस मत लिखो, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ऑटोमेटिकली आप सिर्फ डायरेक्शन बना लो, पहले ही ड्राइंग बना लो, तो उसमें आपको पहले ही पता लग जाएगा। ठीक है।